So, okay, again we are here with the third part of the lesson water. The problem of soil erosion is one of serious import in various countries, especially in many parts of India. अब जो एक समस्या है मिट्टी के कटाव की, ये बड़ी ही गंभीर समस्या है और अलग अलग सभी देशों में है ये प्रॉब्लम। विभिन्न देशों के अंदर ये प्रॉब्लम है और विशेष रूप से भारत के कई हिस्सों में ये समस्या बहुत ज्यादा है। मिट्टी का कटाव का मतलब ये होता है कि ये जो पानी होता है ना, ये मिट्टी को काट काट के अपने साथ ले जाता है। तो जब मिट्टी नहीं रहेगी तो खेती कहां से होगी? मिट्टी के कटाव का मतलब ये होता है, आप समझते हो। द कंडीशंस अंडर विच इट occurs and the measures by which it can be checked are deserving of the closest study. अब किन दशाओं में ये होता है, क्यों होता है ये मिट्टी का कटाव, ऐसी क्या परिस्थितियां बन जाती हैं जिनसे ये मिट्टी का कटाव होता है और किस प्रकार से इस मिट्टी के कटाव को रोका जा सकता है, ये एक अध्ययन का विषय है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि इस पर गहन अध्ययन किया जाए कि भाई ये मिट्टी का कटाव क्यों होता है, क्या कारण है इसके, और जो भी कारण है उनका अध्ययन किया जाए और कैसे उन कारणों को रोका जाए। मतलब किस प्रकार से हम इसको रोक सकते हैं मिट्टी के कटाव को, क्योंकि मिट्टी के कटाव अगर बहुत अधिक मात्रा में होता है तो उससे हमारी खेती के ऊपर फर्क पड़ता है, क्योंकि खेती जो होती है वो मिट्टी में ही होती है। सॉइल इरोजन ऑकर्स इन सक्सेसिव स्टेप्स। और जो मिट्टी का कटाव होता है ना, ये जो मिट्टी का कटाव होता है ये कई चरणों में होता है। कई चरण क्या क्या होते हैं इसके? द अर्लीस्ट ऑफ विच में इजीली पास अननोटिस्ड। और सबसे पहला जो इसका चरण होता है, अक्सर ऐसा होता है कि उसकी तरफ तो ध्यान ही नहीं जाता हमारा। इन द लेटर स्टेजेस द कटिंग अप ऑफ द वॉशिंग अवे ऑफ द अर्थ इज ओनली टू पेनफुली अपरेंट इन द फॉर्मेशन ऑफ डीप गलीज एंड ravines which make all agriculture impossible। और जो इसके बाद वाली जो अवस्थाएं होती है, जो स्टेजेस होती हैं जिनमें मिट्टी का कटाव होता है, पहला तो स्टेप हम ध्यान ही नहीं देते, हमारा ध्यान ही नहीं पड़ता। और बाद वाले जो स्टेप्स होते हैं इसके, जिसमें कि मिट्टी का कटाव होता है और वो मिट्टी बह करके चली जाती है, ये बड़ा दुखदाई होता है। दिखाई भी देता है, हमारे को दिखाई देने लग जाता है कि देखो यहाँ पर मिट्टी का कटाव हो रहा है। और इन द फॉर्मेशन ऑफ डीप गुलीज, क्योंकि उससे क्या होता है, बड़े बड़े खड्डे बन जाते हैं, बड़ी बड़ी दरारें पड़ जाती हैं जमीन के अंदर। समझ रहे हैं आप? विच मेक ऑल एग्रीकल्चर इम्पॉसिबल। और इससे क्या होता है, जो खेती होती है, किसी भी प्रकार की खेती असंभव हो जाती है। खेती जो भी होगी, कृषि जो भी होगी, वो बिना मिट्टी के नहीं होगी। कृषि के लिए मिट्टी तो जरूरी है, ध्यान रखिए इस बात को आप। इसलिए तो जैसी मिट्टी होती है, जैसा वातावरण होता है, उसके हिसाब से फसल हो जाती है। बहुत सारी फसलें ऐसी हैं, अब जैसे राजस्थान है तो राजस्थान के अंदर बाजरा है, बाजरा पैदा होता है। ये क्लाइमेट का भी फर्क होता है, मिट्टी का भी फर्क होता है। लेकिन राजस्थान के अंदर चावल तो पैदा नहीं किया जा सकता। बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहां पर अलग अलग फसलें होती हैं, कुछ जगह ऐसी हैं जहां पर वो पर्टिकुलर वो फसलें नहीं होती। गंगानगर का क्षेत्र अच्छा है, भरतपुर का क्षेत्र अच्छा है, तो वहां पर फसलें अच्छी होती हैं, गेहूं अच्छा पैदा होता है। कुछ जगह ऐसी हैं जहां पर कि गेहूं पैदा नहीं होता है। अब बाड़मेर जैसलमेर के साइड में चले जाओ आप, तो वहां की मिट्टी कैसी है, वो तो वहां की तो वो जो मिट्टी है, रेगिस्तान है वहां तो वहां तो कोई फसल ही नहीं पैदा होती किसी भी तरीके की। तो मिट्टी के बिना फसल पैदा नहीं हो सकती है और बिल्कुल असंभव हो जाती है खेती। सडन बस्ट ऑफ एक्सेसिवली हैवी रेन रिजल्टिंग इन अ लार्ज रन ऑफ सरप्लस वाटर इन द प्रिंसिपल फैक्ट इज द प्रिंसिपल फैक्टर इन कॉजिंग सॉइल इरोजन। और देखिए, अचानक जब तेजी से बरसात होती है और बहुत ज्यादा मात्रा में जब बरसात होती है, तो उसका परिणाम क्या होता है कि बहुत ज्यादा जो पानी होता है वो बहता है और इससे सॉइल इरोजन होता है, यानी कि इससे मिट्टी का कटाव होता है। कहा जाता है ना कि बहुत तेज बरसात अगर हो रही है तो वो फायदेमंद नहीं होती है। तेज बरसात जब होती है तो मिट्टी को काट के ले जाती है अपने साथ, बह जाता है वो पानी। इसीलिए कहा जाता है कि जो धीमी धीमी बरसात होती है ना, वो बड़ी फायदेमंद होती है, क्योंकि उससे मिट्टी का कटाव भी नहीं होता है और वो पानी जो होता है वो जमीन के अंदर जाता है। कंट्रीब्यूटरी कॉजेज आर द स्लोप ऑफ द लैंड। और इसके सहायक जो फैक्टर्स हैं, जो कारण है मिट्टी के कटाव के, जिनमें कि एक तो है स्लोप ऑफ द लैंड, जमीन का ढलवा हो जाना, ढलान सा बन जाना। रिमूवल ऑफ द प्रोटेक्टिव कोट ऑफ वेजिटेशन, इसको आप अंडरलाइन कर सकते हैं।
इसको आप अंडरलाइन कर सकते हैं। क्या क्या कारण है मिट्टी के कटाव के? एक कारण तो इन्होंने बताया कि जो तेज बरसात होती है, एक तो सबसे बड़ा कारण तो यही है, बहुत तेज बरसात होती है, पानी इकट्ठा हो जाता है या बहता है, साथ में मिट्टी को काट के ले जाता है। और इसके सहायक जो कारण होते हैं, उनमें एक है जमीन का ढलान, जमीन में ढलान होना। दूसरा कारण है रिमूवल ऑफ प्रोटेक्टिव कोट ऑफ वेजिटेशन, यानी कि हमारी धरती के ऊपर जो एक परत बनी हुई है वनस्पति की, वो भी हट जाती है, वो भी हम पेड़ों को काट रहे हैं हम। अब बरसात का पानी एक तो पेड़ों के ऊपर गिरे, पेड़ों के ऊपर से गिर करके धीरे धीरे रिसता हुआ जमीन के ऊपर आए, तो उसकी गति कम हो जाती है जमीन पर आते आते। अब जब पेड़ पौधे नहीं है, वनस्पति नहीं है, तो क्या होता है, वो पानी डायरेक्ट जमीन के ऊपर गिरता है, जमीन के ऊपर डायरेक्ट तेजी से पानी गिरेगा तो जमीन को काट के मिट्टी को बहा के ले जाएगा। द एग्जिस्टेंस ऑफ रट्स along which the water can flow with rapidly gathering momentum। और इसके अलावा जो भूमि के अंदर जो रट्स बन जाते हैं, दरारें बन जाती हैं, उनसे भी पानी तेजी से बहता है, गति को पकड़ लेता है। एंड द एब्सेंस ऑफ एनी चेक्स टू सच फ्लो। और एक बात ये भी है कि जो तेजी से पानी बहता है, इसको रोकने का भी कोई उपाय नहीं है। बांध वगैरह अगर बना दिए जाए, बनते भी हैं पर शायद उस हिसाब से नहीं बनते जितने बनने चाहिए। जो बनते हैं उनको सूखा सूखू के बराबर कर देते हैं। हम रामगढ़ बांध का एग्जाम्पल आपके सामने है, तो वो भी एब्सेंस, वो भी उनकी अनुपस्थिति में भी पानी तेजी से बहता है। इनक्रेडिबली लार्ज क्वांटिटीज ऑफ प्रीशियस सॉइल कैन बी वॉश्ड अवे इफ सच कंडीशंस एग्जिस्ट। और देखिए, अविश्वसनीय रूप से ये जो पानी की अत्यधिक मात्रा है, ये इस बहुमूल्य मिट्टी को बहा करके ले जाती है। अगर ऐसी कंडीशंस, अगर ऐसी दशाएं रहती हैं तो, एज इज अनहैप्पीली टू ऑफन द केस, जैसा कि अक्सर बहुत सारे मामलों में देखा जाता है, ये दुखदायी स्थिति है। द मीनेस which soil erosion presents to the continuance of successful agriculture is an alarming one in many parts of India। और ये जो दोष है, ये जो बुराई है, जिससे जो कि मिट्टी के कटाव से उत्पन्न होती है, टू द कंटिन्यूएंस ऑफ सक्सेसफुल एग्रीकल्चर इज एन अलार्मिंग वन इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया। भारत के कई हिस्सों में यह स्थिति चौंका देने वाली स्थिति है। चौंका देने वाली स्थिति है कि अगर इसी प्रकार से मिट्टी का कटाव होता रहेगा तो किसान खेती कैसे करेगा? खेती कहां से, खेती नहीं होगी तो खाने को क्या मिलेगा हमारे को, बताइए आप। और भारत जैसा देश जो कि एक कृषि प्रधान देश है, इस देश के अंदर अगर खेती नहीं होगी ढंग से, खेती के लिए जमीन नहीं रहेगी, तो खाएंगे क्या, मर जाएंगे। तो बड़ी एक ऐसा विषय है जिसको, जिसके ऊपर विचार किया जाना आवश्यक है। कॉलिंग अर्जेंटली फॉर अटेंशन, वही बात आ गई, यानी कि कॉलिंग अर्जेंटली फॉर अटेंशन, यानी कि इस समस्या पर ध्यान देने की तुरंत आवश्यकता है। एंड प्रिवेंटिव एक्शन, और सुरक्षात्मक उपाय किए जाएं, कार्यवाही की जाए, उचित उपाय किए जाएं। और ये केवल सरकार के भरोसे छोड़ देने से हर काम नहीं होता है। और हम लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि हम हर चीज को सरकार के ऊपर छोड़ देते हैं। हमने तो वोट दे दिया, सरकार करेगी जो करेगी, नहीं, हमें करना पड़ेगा, हमें सोचना पड़ेगा इन चीजों के बारे में, हमें अपने अंदर इतनी जागरूकता लानी पड़ेगी। द टेरेसिंग ऑफ द लैंड, अब देखिए उपाय बताए जा रहे हैं यहाँ पर कि किन तरीके से हम मिट्टी के कटाव को रोक सकते हैं, अंडरलाइन कर लीजिए आप। द टेरेसिंग ऑफ लैंड, भूमि को सीढ़ीदार बना देना, यानी कि जिससे कि एकदम मिट्टी ना बहे। द कंस्ट्रक्शन ऑफ बंड्स टू चेक द फ्लो ऑफ वाटर, बांधों का निर्माण कर देना जिससे कि पानी के बहाव को कम किया जा सके, रोका जा सके। द प्रैक्टिस ऑफ काउंटर कल्टीवेशन, है ना, समोच्च खेती का विकास किया जाए, उसका अभ्यास किया जाए। एंड द प्लानिंग ऑफ एप्रोप्रिएट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन, और उचित प्रकार की वनस्पति लगाई जाए। वनस्पति मतलब पेड़ पौधे ऐसे लगाए जाएं जो हमारे लिए कई प्रकार से उपयोगी हों। आर अमंग्स द मेजर्स दैट हैव बीन सजेस्टेड, ये कुछ ऐसे उपाय हैं जिनके बारे में सलाह दी गई है कि भाई हमें ये उपाय करने चाहिए जिससे कि मिट्टी के कटाव को रोका जा सके, इस धरती की मिट्टी को सुरक्षित रखा जा सके, जिससे कि हमें
अच्छे से हम खेती कर सकें, कृषि कार्य कर सकें। इट इज ऑब्वियस दैट द एम शुड बी to check the flow of water at the earliest possible stage before it has acquired any appreciable momentum and corresponding large destructive power। और ये स्पष्ट है कि हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए कि हम पानी के इस बहाव को रोक सकें और जितना जल्दी संभव हो सके, जितनी जल्दी इसकी प्रारंभिक अवस्था में ही हम इसकी मिट्टी के कटाव को रोक सकें, हम ऐसी स्थितियां उत्पन्न कर दें जिससे कि मिट्टी का कटाव हो ही नहीं, मिट्टी कटे ही नहीं। पहले मिट्टी कटेगी फिर बहेगी। तो हमने क्या करना चाहिए कि ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे कि ये मिट्टी का कटाव हो ही नहीं। और मिट्टी का कटाव कब नहीं होगा? सबसे पहली चीज तो ये कि जब पानी के बहाव को हम कम करेंगे। पानी का बहाव जो है, तेज बहाव जो है, वो मिट्टी के कटाव का बहुत बड़ा कारण है। वनस्पति लगाई जाए, वनस्पति लगाने से दो बातें होती है, समझ लीजिए आप। एक तो बरसात का पानी जब गिरता है तो डायरेक्ट जमीन के ऊपर ना गिर के उस वनस्पति के ऊपर गिरेगा, पेड़ पौधों के ऊपर गिरेगा, तो उसकी स्पीड वैसे ही कम हो जाएगी। जमीन के ऊपर आते आते मिट्टी का कटाव रुकेगा। दूसरी बात, जो वनस्पति होती है, जो पेड़ पौधे होते हैं, जो उनकी जड़ें होती है ना, वो भी मिट्टी को बांध करके रखती हैं। ध्यान रखिए आप। जिस इलाके में पेड़ बहुत ज्यादा होते हैं, वनस्पति बहुत ज्यादा होती है, वहां पर मिट्टी का कटाव बहुत कम होता है। आप में से ज्यादातर तो किसान के बेटे बेटियां हो, तो आप तो बहुत अच्छे तरीके से समझते हो शायद इन चीजों को। नहीं समझते हो तो समझना चाहिए। हम्म। और ये ज्यादा विनाशकारी रूप धारण कर ले, इससे पहले हमें उपाय करने चाहिए, है ना। बिफोर इट हैज एक्वायर्ड एनी अप्रिशिएबल मोमेंटम, इससे पहले कि ये एक तेज बहाव हो जाए, तेज गति हो जाए पानी के बहाव की, एंड कॉरेस्पॉन्डिंग लार्ज डिस्ट्रक्टिव पावर, और इससे पहले कि ये एक विनाशकाली रूप धारण कर ले, हमें इसको उपाय करना चाहिए। कुछ पूछना है आपको? एनी क्वेश्चन? वाटर इज द बेसिस ऑफ लाइफ। पानी जीवन का आधार है। पानी के बिना जीवन संभव नहीं है। एवरी एनिमल एंड एवरी प्लांट कंटेन्स अ सबस्टेंशियल प्रपोर्शन of free or combined water in its body, and no kind of physiological activity is possible in which the fluid does not play an essential part। हर प्राणी के अंदर, हर पौधे के अंदर, हर वनस्पति के अंदर एक उचित मात्रा होती है पानी की। ध्यान रखिए इस बात को आप। कहा जाता है कि हमारे बॉडी के अंदर, हमारी बॉडी का जो वजन होता है, कितना वजन होता है बॉडी का, जितना भी वजन होता है उसका कितना परसेंट पानी होता है? 70%। 70%। लगाइए अंदाजा आप। समझ रहे हैं आप? और प्रपोर्शन ऑफ फ्री और कंबाइंड वाटर इन इट्स बॉडी, यानी कि हर सजीव प्राणी के शरीर के अंदर एक अच्छी खासी मात्रा, एक अच्छा खासा अनुपात पानी का होता है। वो किसी भी रूप में हो सकता है, वो पानी भी हो सकता है या संयुक्त रूप में भी हो सकता है। ब्लड है तो ब्लड में भी तो पानी होता है। जितने भी हमारे शरीर के अंदर तरल पदार्थ होते हैं, सब में पानी होता है। नहीं होता है क्या? होता है। और शरीर की कोई भी शारीरिक क्रिया, ध्यान रखिए आप, कोई भी शारीरिक क्रिया बिना पानी के संभव नहीं है। है क्या संभव? आप ही बता दो मेरे को। नहीं है संभव। नहीं। नहीं है संभव। ध्यान रखिए आप। पानी कितना इंपॉर्टेंट है ये आप समझ लीजिए। और यानी कि कोई भी ऐसी शारीरिक क्रिया नहीं है जिसमें कि हमारे तरल पदार्थ, मैंने शायद आपको भी पढ़ाया नहीं, योगा वाला लेसन मैंने आपको, हमारी बॉडी के अंदर जितने भी आवश्यक पदार्थों का संचरण होता है, तरल पदार्थों के द्वारा ही होता है। समझ लीजिए इस बात को आप। ये मैं आपको अभी हाउ योगा हील्स वाला लेसन जब मैं पढ़ाऊंगा तब मैं आपको और डिटेल में बताऊंगा इसके बारे में। लेकिन आप इस बात को समझ लीजिए कि हमारी बॉडी के अंदर जिन जिन चीजों की आवश्यकता होती है, वो सारी चीजें तरल रूप में ही बॉडी के अलग अलग हिस्सों में पहुंचती हैं। अच्छे तरीके से समझ लीजिए आप इसको। ब्लड तो आपने देखा ही होगा।
ब्लड तरल पदार्थ होता है, बिना पानी के कोई भी तरल पदार्थ संभव ही नहीं है बन जाए। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? और बॉडी के अंदर बहुत सारे तरल पदार्थों का संचरण होता रहता है, सर्कुलेशन होता रहता है। हर पदार्थ के अंदर, हर तरल पदार्थ के अंदर, हर फ्लूइड के अंदर पानी की हिस्सेदारी होती है। वाटर इज ऑफ कोर्स नेसेसरी फॉर एनिमल लाइफ, while moisture in the soil is equally imperative for the life and growth of plants। पानी जो है वो पशुओं के जीवन के लिए भी आवश्यक है। कोई भी जीवन हो, जीवन किसी भी प्रकार के जीवन के लिए पानी आवश्यक है। while moisture in the soil is equally imperative for the life and growth of plants and trees through though the quantity necessarily varies enormously with the species। और पेड़ पौधे जो होते हैं, वनस्पति जो होती है, धरती में जो नमी होती है पानी की, वो नमी आवश्यक होती है पेड़ पौधों की वृद्धि के लिए, उनके जीवन के लिए। हाँ, ये बात अलग है, दो द क्वांटिटी नेसेसरीली वेरीज इनॉर्मियसली विद द स्पीशीज। अलग अलग प्रजाति के हिसाब से, अलग अलग प्रजाति के हिसाब से पानी की मात्रा का फर्क हो सकता है। आप देखते होंगे कुछ पेड़ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है, और कुछ पेड़ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें कम पानी की आवश्यकता होती है। फसलें भी होती हैं ऐसी, फसलें भी ऐसी होती हैं। अब चावल की हम बात करें तो चावल तो पानी में ही उगाया जाता है। मैंने तो देखा है, चावल का जो पौधारोपण किया जाता है वो तो पानी में ही किया जाता है। इतना पानी उसको चाहिए, हाँ, इतना पानी उसको चाहिए। और बाजरे की अगर हम बात करें तो बाजरे के लिए कम पानी चाहिए, यस सर। इसलिए ये बाजरा अपने राजस्थान में पैदा होता है। समझ रहे हैं मेरी बात को आप? तो अलग अलग वनस्पतियों के लिए, अलग अलग प्रकार की वनस्पतियों के लिए, फसलों के लिए, पेड़ पौधों के लिए अलग अलग प्रकार के, अलग अलग मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। आप देखते होंगे पेड़ों को कौन सा पानी देते हैं हम, पेड़ जब बड़े हो जाते हैं तो पानी देते हैं क्या? लेकिन वो पानी कहाँ से लेते हैं? बिना पानी के जीवित रह सकते हैं क्या? तो जमीन के अंदर जो पानी की नमी होती है ना, उस नमी से वो अपना काम चलाते हैं, क्योंकि वो जड़ें इतनी बड़ी बड़ी हो जाती है, उनकी जमीन में इतनी गहराई तक वो जड़ें चली जाती हैं कि वहां से उनकी आवश्यकता के अनुरूप उनको जमीन की जो नमी होती है, जो मॉइस्चर होता है, उससे उनको आवश्यकता अनुरूप पानी मिलता रहता है। द कंजर्वेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर इज थस फंडामेंटल फॉर ह्यूमन वेलफेयर। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि पानी का उचित प्रकार से संरक्षण करना और उसका उचित प्रकार से उपयोग करना मानव के कल्याण के लिए एक आधारभूत, एक मुख्य बेसिक चीज है। यानी कि पानी का संरक्षण किया जाना चाहिए और इसका उचित रूप से इसका उपयोग किया जाना चाहिए। कहा जाता है जल है तो कल है। ये नहीं कि पानी को कोई अपन परवाह नहीं करें और उसको वेस्ट करें, अपन उसको बर्बाद करें, अपन उसको। अपार्ट फ्रॉम आर्टिसियन वाटर, द अल्टीमेट सोर्स इन ऑल केसेस इज रेन और स्नोफॉल। और देखो जमीन के अंदर भी पानी होता है, ध्यान रखिए आप इस बात को। जमीन के अंदर भी पानी होता है कि नहीं होता है? अंडरग्राउंड वाटर, जमीन को खोद के पानी निकालते हैं, बोरिंग अपन करते हैं, तो वो बोरिंग करते हैं तो पानी कहां से आता है? जमीन के अंदर से आता है ना। यस सर। वो पानी तो है ही है। इसके अलावा द अल्टीमेट सोर्स इज इन ऑल केसेस इज रेन और स्नोफॉल। और अंतिम स्रोत जो है पानी का, मुख्य रूप से पानी आता कहां से है? वर्षा से। वर्षा नहीं होगी तो पानी कहां से आएगा? जमीन में भी पानी तो तभी जाएगा ना जब पानी होगा, और जमीन में जाएगा तभी तो जमीन से पानी मिलेगा अपने को। और एक जो स्नोफॉल होता है, स्नोफॉल समझते हो ना? जैसे उत्तर भारत में, जम्मू कश्मीर के अंदर, हिमाचल में स्नोफॉल होता है। यस सर। और वो स्नोफॉल जो होता है, वो स्नोफॉल होता रहता है, होता रहता है, वो जमता रहता है। और धीरे धीरे सर्दियों में होता है वो, फिर गर्मियों में वो बर्फ जो होती है वो पिघलती है और वो पानी नदियों में आ जाता है। एक तो ये सोर्स हो गया, और दूसरा सोर्स क्या है पानी का? वर्षा। ध्यान रख, मेन स्रोत तो यही है।
और यही पानी फिर जमीन के अंदर जाता है, यही पानी तालाबों में जाता है, यही पानी कुआं में जाता है, यही पानी बावड़ियों में जाता है, यही पानी बांधों में जाता है। तो अगर वर्षा नहीं होगी, अगर स्नोफॉल नहीं होगा, तो पानी कहाँ से आएगा? Much of Indian agriculture depends on seasonal rainfall and is therefore very sensitive to any failure or irregularity of the same. और भारत की जो ज्यादातर कृषि है वो मानसूनी वर्षा पर निर्भर करती है। ध्यान रखिए इस बात को। अब हमारे यहाँ साल भर तो बरसात होती नहीं है, होती है क्या? अभी बरसातों का मौसम चल रहा है, थोड़े दिन की बरसात और रह गई, बस ज्यादा से ज्यादा सितंबर की। अब ये जो पानी बरसात हो रही है, ये पानी इकट्ठा हो रहा है बांधों में, नदियों में, उनका स्तर बढ़ रहा है, जमीन में पानी जा रहा है। समझ रहे हैं ना मेरी बात को आप? इसलिए अगर कभी किसी साल बरसात नहीं हो तो कितना संवेदनशील मुद्दा है ये। अगर नियमित रूप से बरसात नहीं हो, बरसात हो ही नहीं, तो एक बार हुआ था ऐसा, बरसात ही नहीं हुई, पानी की समस्या पैदा हो गई जी। पीने के लिए और रोजाना के काम के लिए पानी नहीं मिल रहा था। 500-500 रुपए का टैंकर मिल रहा था, 1000-1000 रुपए का टैंकर मिल रहा था, वो भी नहीं मिल रहा था। क्या करे आदमी? अब तो खैर बरसात हो रही है, सब कुछ है, लेकिन ये हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम इस पानी का उचित रूप से संरक्षण करें, इसको वेस्ट ना करें। द प्रॉब्लम्स ऑफ सॉइल इरोजन एंड ऑफ इनएडिक्वेट और इरेगुलर रेनफॉल आर क्लोजली कनेक्टेड विद ईच अदर। ये जो समस्याएं हैं सॉइल इरोजन की और अपर्याप्त रूप से, जो अनियमित रूप से जो वर्षा होती है, ये दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई समस्याएं हैं। It is clear that the adoption of techniques preventing soil erosion would also help to conserve and keep the water where it is wanted. और ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि ऐसी टेक्निक्स अपनाई जाएं, ऐसी तकनीक अपनाई जाएं जो कि मिट्टी के कटाव को रोक सके, और इससे हमें पानी के संरक्षण में भी सहायता मिलेगी जहां पर इसकी जरूरत है। यानी कि अगर हम मिट्टी के कटाव को रोक सकेंगे तो इससे हम पानी भी संरक्षित कर सकेंगे उस जगहों पर जहां पर इसकी आवश्यकता है। इन अदर वर्ड्स, ऑन एंड इन द सॉइल एंड सच टेक्निक्स देयरफॉर सर्व अ डबल पर्पस। और दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि मिट्टी के ऊपर या मिट्टी के अंदर इस प्रकार की जो तकनीक्स होती हैं वो दोहरे उद्देश्यों को पूरा करती हैं। दोहरे उद्देश्यों को क्या पूरा करती हैं? एक तो मिट्टी का कटाव रुकेगा, जैसे मान लीजिए पेड़ लगा दिए हमने, वनस्पति लगा दी हमने, तो वनस्पति से क्या होगा? एक तो मिट्टी का कटाव रुकेगा और पानी जो है वो जमीन के अंदर जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, वो पानी तेज गति से अगर पानी जमीन के ऊपर गिरेगा तो वो बह के चला जाएगा, पर धीमी गति से अगर वो पानी जमीन के ऊपर आएगा, टप टप करके, बूंद बूंद करके वो पानी आएगा, तो वो जमीन में जाएगा। जमीन में जाएगा तो जमीन में जा रहा है तो अंडरग्राउंड वाटर लेवल बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा? पानी का संरक्षण हो रहा है कि नहीं हो रहा? हो रहा है ना। और मिट्टी का कटाव भी नहीं हो रहा। तो मिट्टी के कटाव को रोकने के अगर हम कोई उपाय करते हैं तो उससे हमारे दो उद्देश्य पूरे होते हैं। मिट्टी का कटाव तो रुकेगा ही रुकेगा। सब मैंने आपको एग्जांपल दिया कि अगर हम वनस्पति लगाते हैं, पेड़ पौधे अगर हम लगाते हैं, तो पेड़ पौधे लगाने से क्या होगा? पहली बात, मिट्टी का कटाव रुकेगा। दूसरी बात, जो पानी होगा ना बरसात का पानी पहले पेड़ पौधों पे गिरेगा, पेड़ पौधों पे गिरने के बाद धीरे धीरे रिश्ता हुआ वो जमीन के ऊपर आएगा। तो एकदम से पानी नहीं गिरेगा तो मिट्टी का कटाव नहीं होगा, एकदम से पानी नहीं गिरेगा तो पानी का बहाव तेज नहीं होगा, मिट्टी बह करके नहीं जाएगी, सॉइल इरोजन रुक गया। और वो जो पानी धीरे धीरे जमीन के ऊपर आएगा वो बहेगा नहीं, बल्कि वो जमीन के अंदर, जमीन के नीचे जाएगा। मेरी बात समझ में आ गई आपको? पेड़ पौधे लगाना, केवल पेड़ पौधे इसलिए केवल ऑक्सीजन ही देते हैं हमारे को, ऐसा नहीं है। ऑक्सीजन तो देते ही देते हैं, लेकिन इसके अलावा भी देखो, एक ढाल की तरह काम करते हैं, हमारे को कितना कितना बचाते हैं पेड़ पौधे। अभी कोई एक, मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है, एक बच्चा तो बाहर बैठा हुआ है आप में से, पेड़ पौधों के बीच में जीतू है, ये बैठा हुआ है। तो एक ये लक्ष्मी नारायण भी बाहर बैठा हुआ है। अच्छा है, बड़ी अच्छी बात है।
और भी एक के और मुझे पेड़ पौधे नजर आ रहे हैं अंकेश के। तो अच्छी बात है, ये पेड़ पौधों का आप महत्व समझिए जरा, क्या इंपॉर्टेंस है इनकी। पेड़ों की ऐसी ही पूजा नहीं करते हम। ये इंडियन कल्चर जो है ना, ये ऐसे ही नहीं है, आज से थोड़ी हम पेड़ पौधों की पूजा करते आ रहे हैं। हम कितने इंपॉर्टेंट हैं पेड़ पौधे, आप देख लीजिए। इनको हम पूजते हैं देवी देवताओं की तरह। पेड़ पौधों को पूजते हैं कि नहीं पूजते? बड़ की पूजा करते हैं कि नहीं करते? पीपल की पूजा करते हैं कि नहीं करते? क्यों? इनकी इंपॉर्टेंस आपको समझ में आ रही होगी अभी अच्छे तरीके से। तो ये समझ रहे हैं शायद आप मेरी बात को। इट इज एविडेंट हाउएवर दैट इन अ कंट्री हैविंग ओनली सीजनल रेनफॉल एन इमेंस क्वांटिटी ऑफ रेन वाटर मस्ट नेसेसरीली रन ऑफ द ग्राउंड। और एक ऐसे देश के अंदर, ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया है अब, कि एक ऐसे देश के अंदर जहां पर केवल एक मानसूनी बरसात होती है, एक मौसम के अनुसार बरसात होती है, वहां पर अत्यधिक मात्रा में जो बरसात का जो पानी है वो जमीन के ऊपर से बह जाता है। ध्यान देने की बात है। द कलेक्शन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ दिस वाटर इज देयरफॉर ऑफ वाइटल इंपॉर्टेंस। इसलिए इस पानी का उचित रूप से संरक्षण करना, इसको संग्रह करना और फिर इसका सही ढंग से उपयोग करना बहुत महत्वपूर्ण बात है। मच ऑफ इट फ्लोज डाउन इनटू द स्ट्रीम्स एंड रिवर्स एंड अल्टीमेटली फाइंड्स इट्स वे टू द सी। और बहुत सारा पानी तो तेजी से बहता हुआ पानी छोटी छोटी नदियों में, बड़ी बड़ी नदियों में मिल जाता है, जल धाराओं में मिल जाता है और आखिर में वो समुद्र के अंदर चला जाता है। Incredibly, large quantities of the precious fluids are thus lost to the country। और इस प्रकार से अविश्वसनीय रूप से देश का जो एक बहुमूल्य जो तरल पदार्थ होता है वो इस प्रकार से बेकार हो जाता है, नष्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है, हम उसका उपयोग नहीं कर पाते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।